हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक है जिसका नाम है नोबेल अवार्ड। नोबेल अवार्ड विश्व के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल अवार्ड को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के बारे में। बेसिकली एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल को ही द फादर ऑफ नोबेल अवार्ड, इन्हें ही नोबेल पुरस्कारों के पिता कहा जाता है। एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन, जो कि आपका यूरोप में एक देश है, स्वीडन के एक शहर में हुआ जिसका नाम क्या है, स्टॉकहोम। अगर मैं बात करूं एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की, तो इनके पिता का नाम इमैनुअल इनके पिता का नाम इमैनुअल था, जबकि इनकी मदर का नाम कैरोलिन नोबेल था। कैरोलिन नोबेल। इन्होंने अपना सरनेम नोबेल अपनी माँ के नाम से लिया। बेसिकली अगर हम बात करके करें इनके पिता की, तो वो एक रसायन शास्त्री या एक केमिकल इंजीनियर थे। और केमिकल इंजीनियर के साथ साथ उनका कामकाज स्वीडन के स्टॉकहोम में चलता था। लेकिन धीरे धीरे एल्फ्रेड नोबेल के बर्थ के बाद से धीरे धीरे उनका काम वहाँ पे कम होने लगा। यही रीज़न था कि एल्फ्रेड के बर्थ होने के 4 साल बाद 1837 में वो खुद जाकर सेटल हो जाते हैं रूस के एक शहर में, जिस शहर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग शहर में बस जाते हैं। बेसिकली 5 साल बाद जब इनका काम वहाँ पे काफ़ी अच्छे चलने लगता है, तब 1842 में 1842 में ये अपनी कंप्लीट फैमिली, पूरे परिवार को स्वीडन से और रूस में बुला लेते हैं और उसके बाद ये रूस में ही शिफ्ट हो जाते हैं। बचपन से एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल काफ़ी बीमार रहा करते थे और यही रीज़न था कि इस बीमारी में उनका लगाव अपने पिता से अधिक अपनी माता के साथ था। वो बार बार अपनी माता से क्वेश्चंस पूछते थे, जिसकी वजह से बचपन में ही उसके फादर को इस बात का एनालाइज हो गया था कि उनके बेटे के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा है। और चूंकि उसके फादर एक केमिकल इंजीनियर थे, यही रुझान था कि केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ उसका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहा। पिता की कंपनी उस समय बहुत बेटर परफॉर्म कर रही थी। क्यों? क्योंकि पिता की कंपनी जो थी वो रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में बेसिकली आपके डिफेंस ऑर्नामेंट्स या डिफेंस से रिलेटेड जो भी आपके आर्म्स या हथियार होती थी वो बनाते थे। 1853 में 1853 में क्रीमिया के युद्ध की शुरुआत हो गई। और जब क्रीमिया वॉर की शुरुआत हुई तो इस समय और एम्यूनेशंस और आर्म्स की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा थी। और उस समय रूस में सबसे बड़े आर्म्स डीलर थे इनके पिता। यही रीज़न था कि 1856 तक आते आते और जैसे ही जो आपका क्रीमिया वॉर था उसकी समाप्ति हुई, तो क्रीमिया वॉर की समाप्ति के साथ साथ ही और उस समय डिफेंस से रिलेटेड जो हथियार थे उनकी डिमांड भी कम होने लगी। और जैसे ही उनकी डिमांड कम होने लगी तो धीरे धीरे इनके फादर इमैनुअल की जो केमिकल वेपन्स की जो फैक्ट्री थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी। और एक समय ऐसा आया जब इनके फादर 1859 में बैंकरप्ट या हिंदी में पूर्णतः रूप से दिवालिया हो गए और इस समय परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। अगर मैं बात करूं क्रीमिया वॉर के बारे में, तो क्रीमिया वॉर के बारे में बेसिकली हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपने फ्लोरेंस नाइटेंगल का नाम सुना होगा, जो कि एक नर्स रही है जिन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। वो बहुत ही फेमस करेक्टर रहा है किस वॉर के दौरान, क्रीमिया वॉर के दौरान। बेसिकली हम लेडी विद द लैम्प और क्रीमिया वॉर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यही रीज़न था कि अब अपने पिता की विरासत को आगे चलाते हुए 1862 में और एल्फ्रेड नोबेल एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं
चूँकि उनका शुरू से ही रुझान केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ था। यही रीज़न है कि 1862 में वो एक नाइट्रोग्लिसरीन की फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक विस्फोटक होता है और 1864 में कंपनी के शुरू करने के 2 साल बाद ही इसकी कंपनी में नाइट्रोग्लिसरीन में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, एक विस्फोट होता है। और इस विस्फोट के दौरान इसके छोटे भाई और इसके कंपनी में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है और एक बार फिर से वो पूरी तरीके से उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है जिस जगह पर वो 1859 में था, जब उसके फादर की डेथ हुई थी। लेकिन एल्फ्रेड हार मानने वालों में से नहीं था। एल्फ्रेड को लगा कि वो कुछ किसी ऐसे मटेरियल या किसी ऐसे कंपोनेंट का इन्वेंशन करे जो नाइट्रोग्लिसरीन से भी बना हुआ हो, लेकिन जिसकी हैंडलिंग करना या जिसको कैरी करना इसके कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हो। यही रीज़न था कि आगे चल कर के और वो इन्वेंशन शुरू करता है और इसी इन्वेंशन में 1867 में 1867 में वो नाइट्रोग्लिसरीन से आविष्कार करता है डायनामाइट का। आप याद रखिएगा, डायनामाइट के आविष्कारक जो रहे हैं वो रहे हैं हमारे कौन, एल्फ्रेड नोबेल। बेसिकली डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद और जैसे ही विश्व को इसके बारे में पता लगा तो इसके बाद डायनामाइट की डिमांड एकदम से बढ़ गई और इसी डिमांड के साथ साथ एक एक करके नई इन्वेंशन करने लगे एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल ने अपने नाम से 350 पेटेंट रजिस्टर्ड करवा रखे थे। पेटेंट का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ का आविष्कार किया और आपने उसका पेटेंट रजिस्टर करवा लिया। इट मीन्स आपके अलावा अब उस चीज़ का कोई आविष्कार नहीं कर सकता। 1867 में डायनामाइट की खोज की और इसी के साथ साथ अब उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्वेंशंस आने लगी और धीरे धीरे उसका व्यापार काफ़ी बढ़ने लगा। मैं आपको बता दूं, एल्फ्रेड नोबेल अनमैरिड थे, ये शादीशुदा नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बार अलग अलग विल्स बनाई, अपनी अलग अलग वसीयतें बनाई जो चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रही। 1893 में 1893 में एल्फ्रेड नोबेल ने उस समय की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आयरन और स्टील कंपनी थी उसे परचेज़ किया और उस आयरन और स्टील कंपनी का नाम था बोफोर्स। देखिएगा, बहुत ही न्यूज़ में रही है हमारी क्या, बोफोर्स। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बोफोर्स को परचेज़ करने के बाद और चूँकि वेपन्स और केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था एल्फ्रेड नोबेल को, तो वो आगे चल कर के डिसाइड करते हैं कि ये आयरन और स्टील कंपनी जो है ये आगे चल कर के डिफेंस के लिए आर्म्स का निर्माण करेगी और इसी डिफेंस के आर्म्स के लिए वो सबसे पहले निर्माण करना शुरू करते हैं कैनन्स या हिंदी में तोपों का। आपको पता होगा 1986 में 1986 में जिस समय हमारे यहाँ पर कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार थी, उस राजीव गांधी सरकार के दौरान सरकार ने 410 बोफोर्स कैनन्स, बोफोर्स तोपें खरीदी थी जिनके अंदर करप्शन या भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और वो करप्शन का आरोप सीधा उस समय के हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर लगा था। बाद में बोफोर्स स्कैंडल में और काफ़ी बड़े बड़े नाम निकल कर के आए। तो बेसिकली वो बोफोर्स जो कैनन्स थी उसको मैन्युफैक्चर जो कंपनी करती थी बोफोर्स, और उसी के मालिक रहे हैं कौन, एल्फ्रेड नोबेल। अगर मैं एल्फ्रेड नोबेल की बात करूं तो एल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी एक विल या वसीयत लिखी। ये उनकी सबसे आखिरी वसीयत थी, इसको उनकी मृत्यु के बाद पढ़ा गया। बेसिकली इस वसीयत में एल्फ्रेड नोबेल ने क्या लिखा, एल्फ्रेड नोबेल की डेथ 1896 में हुई, लेकिन 1896 में उनकी डेथ से पहले 1888 में उनके यंगर ब्रदर या छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है
और जैसे ही उनके छोटे भाई की मृत्यु होती है, गलती से न्यूज़पेपर के ओब्यूटरी सेक्शन में, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक रस्म पगड़ी संदेश करके एक सेक्शन आता है, तो उस सेक्शन में, ओब्यूटरी सेक्शन में, और गलती से किसका नाम छप जाता है, एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल को। और उस सेक्शन में लिखा हुआ था एल्फ्रेड नोबेल के बारे में, द मर्चेंट ऑफ डेथ, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड, कि हिंदी में मौत के सौदागर की मृत्यु हुई। बेसिकली जैसे ही ये बात पढ़ी एल्फ्रेड नोबेल ने, तो उसे लगा कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जानेंगे, मौत के सौदागर के नाम से जानेंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो मेरी टोटल अर्निंग है उसमें से कुछ ऐसी चीज़ की शुरुआत किया जाए कि आने वाले समय में लोग कम से कम मुझे मौत के सौदागर के नाम से तो ना जाने। यही रीज़न था कि 1895 में अपनी विल या वसीयत बनाते समय एल्फ्रेड नोबेल ये कहते हैं कि उनकी जो टोटल अर्निंग है, उनकी जो कुल उस समय तक जमा पूंजी है, उसका 94% हिस्सा, 94% पार्ट मानवता विश्व कल्याण के लिए दे दिया जाए। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विश्व कल्याण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करे, उसको इनकी वसीयत के 94% हिस्से में से कुछ अंश दे दिया जाए। और इसी 94% हिस्से से आगे चल कर के नोबेल अवार्ड की शुरुआत हुई। और आज एल्फ्रेड नोबेल को लोग डायनामाइट के लिए कम और नोबेल अवार्ड के लिए ज़्यादा मानते हैं। 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद जब इनकी वसीयत को पढ़ा गया, तब लोगों को इनकी आखिरी वसीयत के बारे में पता लगा। देखिएगा, 10 दिसंबर 1896 को 63 वर्ष की आयु में जब इनकी मृत्यु हुई, उस समय वो यूरोप के एक शहर इटली में थे, तो इटली में इनकी मृत्यु हुई। बेसिकली इनकी मृत्यु के बाद और इनकी जो भी उस समय कैपिटल या पूंजी थी, उस पूंजी से 1901 में 1901 में नोबेल अवार्ड या नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई। अगर मैं नोबेल पुरस्कारों की बात करूं, तो 1901 में जब नोबेल पुरस्कार शुरू हुए, तब ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। जो पहला था वो है आपका फिज़िक्स, भौतिकी में दिए जाते हैं। दूसरा है आपका वो है केमिस्ट्री, रसायन में दिए जाते हैं। तीसरा जो आपका है वो है आपका मेडिसिन, या हिंदी में इसे चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है। फोर्थ जो है वो है आपका पीस, या हिंदी में इसे शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो फिफ्थ है वो है आपका लिटरेचर, या हिंदी में साहित्य, इसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जब शुरुआत हुई तब ये कितने थे, खाली 5 थे। याद रखिएगा एक चीज़ और, कि जो शांति का पुरस्कार है, शांति का पुरस्कार है, चूँकि ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, तो शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जबकि इसके अलावा और बाकी जितने भी अवार्ड बच गए, ये सभी अवार्ड स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की कैपिटल कहाँ दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। एक शांति का ही पुरस्कार ऐसा है जिसे ओस्लो या नॉर्वे में दिया जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगर मैं 6 सेक्टर की बात करूँ तो वो है आपका इकोनॉमिक्स, या हिंदी में अर्थशास्त्र। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई। 1969 में जो आपका स्वीडन का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय जो बैंक है, उसकी 300वीं वर्षगांठ के ऊपर और इन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत की। तो बेसिकली ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो भौतिकी का हो, चाहे वो रसायन का हो, चाहे वो विज्ञान का, चाहे वो साहित्य का, चाहे वो अर्थशास्त्र का, ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और शांति का जो नोबेल अवार्ड है वो आपका ओस्लो में दिया जाता है।
जब नोबेल अवार्ड ओस्लो में दिया जाता है तो इसे उस समय नोबेल नोबेल पीस कमेटी के अध्यक्ष इस पुरस्कार को देते हैं, याद रखिएगा। और जो बाकी ये आपके 5 अलग अलग पुरस्कार बच गए, इन पांचों पुरस्कारों को स्वीडन के राजा द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। इसे स्वीडन के राजा द्वारा दिया जाता है। जबकि शांति का पुरस्कार जो कि नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, वो देते समय नॉर्वे के राजा तो उपस्थित होते हैं, लेकिन उस अवार्ड को देता है नोबेल पीस कमेटी के अध्यक्ष। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और याद रखिएगा, जो आपके नोबेल पुरस्कार हैं, जो आपके नोबेल अवार्ड हैं, वो एक क्षेत्र में, एक फील्ड में मैक्सिमम 3 पर्सन्स, 3 लोगों को दिए जा सकते हैं एक क्षेत्र में। मान लीजिएगा अगर आप अर्थशास्त्र की बात करो तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संयुक्त रूप से योगदान के लिए ये 3 लोगों को दिया जा सकता है। दूसरा, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 2 क्षेत्रों में दिया जा सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो किसी व्यक्ति को ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या फिर पीस में, केमिस्ट्री में, मतलब मैक्सिमम कितने फील्ड्स में दिया जा सकता है? 2 फील्ड्स में। और एक फील्ड में मैक्सिमम ये 3 लोगों को दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें मिलता क्या है, तो इसमें एक आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, इसके साथ साथ एक आपको डिप्लोमा या हिंदी में जिसे सनद कहते हैं वो दी जाती है। और इसके साथ साथ आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहो तो आप स्वीडन की सिटीजनशिप या हिंदी में नागरिकता को भी ले सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप वहाँ के वर्तमान में नागरिक हो और अगर आपको लगता है कि आपकी सिटीजनशिप एंड होने वाली है, तो आप अपनी सिटीजनशिप को एक्सटेंड भी करवा सकते हो। और इसके साथ साथ प्राइज़ अमाउंट, पुरस्कार राशि दी जाती है, जो कि स्वीडिश क्रोन या कई जगह पे आपको लिखा मिलेगा स्वीडिश क्रोनर, उसे SEK में लिखते हैं, उसमें दी जाती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पुरस्कार राशि है वो फिक्स नहीं है, इसमें चेंज होता रहता है। वर्तमान समय में इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 9 लाख स्वीडिश क्रोनर है, 9 लाख स्वीडिश क्रोनर है। अगर ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया जाता है किसी क्षेत्र में, अगर ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला तो पुरस्कार राशि को आधा आधा बांट दिया जाता है, याद रखिएगा। और अगर किसी क्षेत्र में ये पुरस्कार 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया तो इसका निर्धारण कमेटी करती है। कमेटी डिसाइड करती है कि पुरस्कारों को कैसा बांटा जाएगा। वो चाहे तो इन 3 व्यक्तियों में 1/3 करके भी पुरस्कार को बांटा जा सकता है, या हो सकता है कि हाफ पुरस्कार एक व्यक्ति को दे दे और उसके बाद का बचा हुआ जो पुरस्कार है उनको 2 व्यक्तियों में आधा आधा बांट दिया जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तीनों में कमेटी डिसाइड करती है और 2 में बेसिकली उसे आधा आधा बांट दिया जाता है। जब से ये शुरू हुए हैं तब से अब तक ये पुरस्कार 962 लोगों को दिए जा चुके हैं और अब तक टोटल 603 पुरस्कार दिए गए हैं। बेसिकली अक्टूबर में इसकी घोषणा या डिक्लेरेशन हो जाती है कि किन किन लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, और उनकी पुण्यतिथि, एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को 10 दिसंबर को इन पुरस्कारों को दिया जाता है। याद रखिएगा 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं अब तक किन किन व्यक्तियों को जिनको ये पुरस्कार दिए गए हैं, उन व्यक्तियों में कुछ एक स्पेशलिटी भी रही है। और वो स्पेशलिटी या वो ख़ास बात क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं सबसे यंगेस्ट अवॉर्डी, सबसे कम उम्र में पुरस्कार प्राप्त करता। सबसे कम उम्र में पुरस्कार प्राप्त करता 2014 में 17 वर्ष की आयु में, 17 साल की आयु में आपकी रही है मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई, देखिएगा मलाला यूसुफ़ज़ई को 17 साल की उम्र में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल अवार्ड। और इनको ये नोबेल अवार्ड पीस या हिंदी में किसके लिए मिला? शांति के लिए। मलाला का जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ पाकिस्तान में। बेसिकली
पाकिस्तान में एक जगह है जिसे श्वेत घाटी या श्वेत वैली कहते हैं। श्वेत वैली में और जो बेसिकली तालिबान जो वहाँ का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं चाहता कि वहाँ पर वोमेन एजुकेशन या हिंदी में नारी शिक्षा के लिए काम हो। लेकिन मलाला यूसुफजाई के फादर उस क्षेत्र में, उस एरिया में और वोमेन एजुकेशंस को लेकर के और छोटे छोटे स्कूल्स रन करते हैं। यही रीज़न था कि मलाला वहाँ पर बच्चों को स्कूल्स में ले जा रही थी और बार बार तालिबान द्वारा श्वेत घाटी में इस बात की एक तरीके से इस बात के लिए लोगों को डराया धमकाया जाता था कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल्स में ना भेजें। लेकिन उनके अगेंस्ट जाकर के मलाला ये सब काम कर रही थी। यही रीज़न था कि 2012 में और मलाला को शूट कर दिया गया था। एक बस में उनके ऊपर अटैक किया गया था तालिबान द्वारा। लेकिन बाद में उनको यूके भेजा गया और यूनाइटेड किंगडम्स में जाकर के वो सही हुई और उसके बाद उनके इसी कंट्रीब्यूशन को पहचाना नोबेल पीस कमेटी ने और 2014 में 17 साल की मलाला को नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट में, महिला सशक्तिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मलाला का। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा 12 जुलाई को हर साल मलाला डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं बात करूं सबसे ओल्डेस्ट अवॉर्डी कौन रहे हैं, इसमें सबसे ओल्डेस्ट अवॉर्डी जो रहे हैं वो रहे हैं आपके जॉन बी गुड इनफ को ये पुरस्कार 2019 में लिथियम आयन बैटरी में उनकी महत्वपूर्ण खोज के लिए मिला। जिस समय उनको 2019 में ये केमिस्ट्री का अवार्ड मिला, उस समय उनकी आयु 97 वर्ष थी। अगर मैं बात करूं अब तक जिन 962 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। अगर मैं बात करूं मैडम क्यूरी के बारे में, आप लोगों ने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी को ये पुरस्कार 2 बार मिला। वो एकमात्र ऐसी महिला है जिसको दो अलग अलग क्षेत्रों में और 2 अलग अलग साइंस की शाखाओं में ये पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी को पहली बार 1903 में फिजिक्स में या हिंदी में भौतिकी में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ 1911 में केमिस्ट्री, 1911 में रसायन में रेडियम की डिस्कवरी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला रही है जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मैडम क्यूरी के अलावा, मैडम क्यूरी के जो हस्बैंड रहे हैं, उनके जो हस्बैंड रहे हैं जिनका नाम रहा है पियरे क्यूरी, याद रखिएगा पियरे क्यूरी को भी 1903 में अपनी वाइफ मैडम क्यूरी के साथ रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए यह पुरस्कार मिला। इसके बाद 1935 में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी की जो बेटी, इनकी जो डॉटर रही है जिनका नाम रहा है आईजे क्यूरी और आईजे क्यूरी के हस्बैंड फेडरिक जे क्यूरी को 1935 में केमिस्ट्री या रसायन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, अगर हम एक फैमिली की बात करें तो फैमिली में मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, उनकी डॉटर आइजे क्यूरी और उनके सन इन लॉ, उनके दामाद फेडरिक जे क्यूरी, ये एक ऐसी फैमिली रही है जिसको ये पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक
एक क्षेत्र में, जैसा कि आपने मैडम क्यूरी को के बारे में पढ़ा, पहले उनको भौतिकी का मिला, उसके बाद उनको केमिस्ट्री का मिला। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जॉन बार्डिन के बारे में, जॉन बार्डिन एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको ये पुरस्कार दो बार मिला। पहली बार 1956 में फिजिक्स के लिए उनको ये पुरस्कार मिला, और फिजिक्स में उनका ये पुरस्कार ट्रांजिस्टर की खोज के लिए उनको मिला था। दूसरी बार उनको ये पुरस्कार 1972 में मिला। इस बार भी उनको ये पुरस्कार भौतिकी या फिजिक्स के लिए मिला। इस बार उन्होंने खोज की थी सुपर कंडक्टिविटी की। तो जॉन बार्डिन को ये पुरस्कार सेम क्षेत्र में दो अलग अलग सालों में दिया गया। इसके साथ अगर हम बात करें फ्रेडरिक सैगर की, तो फ्रेडरिक सैगर को ये पुरस्कार दो बार मिला केमिस्ट्री में। 1958 में उन्होंने इंसुलिन मॉलिक्यूल की खोज की थी। इंसुलिन मॉलिक्यूल की खोज के लिए उनको केमिस्ट्री का या रसायन का 1958 का पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ 1980 में उन्होंने डीएनए की डिस्कवरी के लिए उनको दोबारा से रसायन शास्त्र में या केमिस्ट्री का उनको नोबेल अवार्ड मिला। इसके साथ अगर मैं बात कर लूँ लिनस पर्लिंग को भी ये पुरस्कार दो बार मिला। पहली बार उनको ये पुरस्कार 1954 में 1954 में केमिकल बॉन्डिंग के लिए मिला। केमिस्ट्री का पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी बार 1962 में उनको केमिकल वेपन्स या हिंदी में परमाणु हथियारों के बारे में एक संधि में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके लिए उनको 1962 का पीस या हिंदी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, लिनस पर्लिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अनशेयर्ड प्राइज़ मिला, मतलब इन्होंने इस प्राइज़ को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं किया। इसके अलावा अगर मैं किसी संस्था की बात करूं तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, रेड क्रॉस संस्था जो है, जो कि बेसिकली युद्ध वगैरह के समय में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उसको सबसे अधिक बार अब तक 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहले 1917 में, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरी बार 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और इसी के साथ साथ 1963 में इसको 3 बार ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अगर मैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये एक संस्था है जो बेसिकली रिफ्यूजीज़ के लिए काम करती है। इस संस्था को 1954 और 1981 और 1954 में अब तक 2 बार ये पुरस्कार दिया गया है। अगर मैं बात करूँ 1940 और 1942 की, तो ये 2 साल ऐसे रहे हैं जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते हुए और नोबेल अवार्ड्स या नोबेल पुरस्कारों को नहीं दिया गया। अदरवाइज़ आज तक ये पुरस्कार हर साल देते आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को इन पुरस्कारों के लिए 5 बार नामांकित किया गया, लेकिन महात्मा गांधी को ये पुरस्कार एक बार भी नहीं मिला। पहली बार 1937 में, दूसरी बार 1938 में, तीसरी बार 1939 में, चौथी बार 1947 में और 5वीं बार 1948 में। तो महात्मा गांधी को इन पुरस्कारों के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, याद रखिएगा। लेकिन महात्मा गांधी को ये पुरस्कार एक बार भी नहीं मिले। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पुरस्कार के मिलने के अब कोई चांस है भी नहीं, क्योंकि ये पुरस्कारों के बारे में 1974 में 1974 में ये डिक्लेरेशन या ये घोषणा कर दी गई कि पोस्टहोमसली या हिंदी में मरणोपरांत
मरणोपरांत इन पुरस्कारों को नहीं दिया जाएगा। इन पुरस्कारों को मरणोपरांत क्यों नहीं दिया जाएगा? इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि कमेटी ने माना कि अगर कोई वो जिंदा व्यक्ति है तो वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम कर सकता है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ये मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। 1901 से लेकर के 1974 तक खाली 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी चांसेस नहीं है कि महात्मा गांधी को यह अवार्ड मिले। इसी के साथ मैं आज की हमारी क्लास को ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ये नोबेल अवार्ड पार्ट 1 था। कल हम नोबेल अवार्ड पार्ट 2 के बारे में और एक छोटा सा मोटिवेशनल सेशन हम लेंगे कल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।